नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो अगली टाटा एल्क्सी बनने का पूरा दमखम रखती है दोस्तों, और इसने उस तरफ अपने पैर भी बढ़ाए हैं, वहाँ उस तरफ ही आगे भी बढ़ रही है दोस्तों। अगर पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो 46% का रिटर्न देकर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के रूप में ये कंपनी सामने आई है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो उसके आईपीओ के बाद इस कंपनी ने हजारों गुना का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखा जा रहा है और ये अपने 52 वीक हाई लेवल से जो कि 519 की है, लगभग 18% डाउन आ चुका है दोस्तों। तो आइए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में दोस्तों। ये शेयर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है पिछले एक साल में और उससे पहले भी दोस्तों। अगर देखें तो हम सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू कवर करेंगे, उसके बाद सर्विसेज कौन सी दी जाती है वो देख लेंगे, इसके बाद फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स पर नज़र डालेंगे। कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिया है तो उस पर भी नजर डालेंगे दोस्तों। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, की फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और अंत में देखेंगे टारगेट प्राइस। तो कहीं भी जाइएगा मत, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के शेयर के कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात कर ले तो देखिए 350 से ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉयज है। ये जो है वो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में कंपनी के एक्सपर्टीज है, हाई एंड कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है कंपनी, और प्राइस जो है वो अदर कंपनीज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के पास सर्टिफिकेशन भी है, नेस्कॉम सर्टिफाइड है, सीएमएमआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन कंपनी को हासिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कटिंग एज सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, और इसका कस्टमर सपोर्ट भी खासा अच्छा है दोस्तों। आगे बढ़ के अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी शुरू कब हुई थी। तो 2012 में कंपनी को फाउंड किया गया था, वहां पर इसकी फाउंडेशन है। अभी तक 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी डिप्लॉय कर चुकी है और 100 से ज्यादा कंपनी के हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। उसके साथ साथ 15 से ज्यादा देशों में कंपनी की उपस्थिति है। अभी तक जो कंपनी के क्लाइंट है वो 90% कंपनी रिटेन कर पाई है। 400 से ज्यादा वर्कफोर्स है कंपनी के पास, 200 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड कर चुकी है और 4 ग्लोबल ऑफिसेस है। तो इंडिया के साथ साथ बाहर भी कंपनी की उपस्थिति है। अगर देखें तो ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग और रियल इस्टेट, ई कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम और हेल्थ केयर आदि जैसे डोमेन में या क्षेत्रों में कंपनियों को आईटी सॉल्यूशंस प्रदान करने में लगी हुई है दोस्तों। कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है उसका कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। इसके साथ साथ सिस्टम और सॉल्यूशन, नए एप्लीकेशन बनाना, इसके साथ साथ मौजूदा सॉफ्टवेयर जो है उनको इनहांस करना या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना, इसका भी काम कंपनी करती है। और अगर देखें तो सेल्सफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर, आईओटी, चैटबॉट आदि जैसी तकनीकों पर या फिर टेक्नोलॉजीज पर भी कंपनी की काफी एक्सपर्टीज अवेलेबल है। अगर देखें तो वित्त वर्ष 2022 के दौरान कंपनी जो है वो 20 से ज्यादा देशों में अभी तक उपस्थित है। 35 से ज्यादा आईटी सर्विसेज वो अपने ग्राहकों को देती है और इसके साथ साथ इसके जो टॉप 5 ग्राहक है या क्लाइंट्स है वो इस कंपनी के रेवेन्यू में 48% का कंट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों। तो काफी शानदार नंबर्स अभी तक नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ के हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी किन किन बिजनेस वर्टिकल्स पर काम करती है, यहाँ पर अगर देखें तो मेनली हमने सिर्फ मेजर बिजनेस वर्टिकल यहाँ पर लिस्ट किया है, जैसे कि जावा है, उसके बाद डाटा साइंस है, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट है, सेल्स फोर्स है, डेवऑप्स है, और इसके साथ साथ बिग डेटा जैसी जो टेक्नोलॉजीज है उस पर भी कंपनी काम करती है। इसको धीरे धीरे हम डिटेल में देखेंगे जरूर। अगर सबसे पहले देखें दोस्तों तो सर्विसेज जो कंपनी ऑफर करती है उसमें सेल्स फोर्स, मशीन लर्निंग, जावास्क्रिप्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑलरेडी आती है। इसके साथ साथ ओडू ऐप, मैग्नेटो ऐप, सेल्सफोर्स ऐप और अन्य आईओएस या फिर एंड्रॉइड ऐप का डेवलपमेंट भी कंपनी देती है। और इसके साथ साथ बिग डेटा डिवीजन, अपाचे निफी, स्पार्क, काफका और कैसेंड्रा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कंपनी की क्या ऑफरिंग्स है। तो इसमें
डीप लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसके साथ साथ कंप्यूटर विजन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सर्विसेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कंपनी या फिर मशीन लर्निंग के अंतर्गत कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं बिग डेटा के अंदर कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो इसमें मेनली अपाचे स्पार्क है, अपाचे कैफका है, उसके बाद अपाचे कैसेंड्रा है, अपाचे निफी है और अपाचे से रिलेटेड हेडूप। तो ये सारी अपाचे से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसके बाद सेल्स फोर्स अगर देखें तो इसमें सीपीक्यू, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, लाइटिंग, म्यूलसॉफ्ट, कॉमर्स क्लाउड, उसके बाद मार्केटिंग क्लाउड, आइंस्टाइन कंसल्टिंग पार्टनर और एक्सपीरियंस क्लाउड, ये सारी सर्विसेज है कंपनी जो सेल्स फोर्स के ग्राहकों को प्रोवाइड करती है। ओडू के अंतर्गत अगर देखें तो कस्टमाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन ओडू का ये कंपनी करती है। उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स को माइग्रेट भी करती है ओडू में, ओडू का सपोर्ट भी करती है और ओडू कंसल्टेंसी भी कंपनी ऑफर करती है दोस्तों। आगे जाके देखेंगे मैग्नेटो के अंदर कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, एक्सटेंशन, कस्टमाइजेशन, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑडिट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेशन की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और माइग्रेशन की भी सर्विसेज कंपनी मैजेंटो के अंदर प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। अगर आगे जाके देखें तो डेवऑप्स ये काफी पॉपुलर हुआ था बीच में। यहाँ इसके अंतर्गत कंपनी डॉकर के बाद अगर देखें तो कुबरनेट्स, उसके बाद एज्योर, डेटा विजुअलाइजेशन, ऐप मॉनिटरिंग जैसी सर्विसेज डेवऑप्स के अंतर्गत कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को। और जावा के अंडर देखें तो मेन जावा है, J2EE, उसके बाद एपीआई डेवलपमेंट, एप्लीकेशन माइग्रेशन, स्प्रिंग ऐप डेवलपमेंट और स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ट्रेडिशनल जावा डेवलपमेंट में कंपनी की एक्सपर्टीज ऑलरेडी है। माइक्रो सर्विसेज की अगर बात करें तो कंटेनर्स प्रोवाइड करती है, डॉकर्स और कुबरनेट्स प्रोवाइड करती है, एपीआई गेटवेज भी प्रोवाइड करती है। काफी अच्छा बिजनेस है ये। मैसेजिंग और इवेंट स्ट्रीमिंग का भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी के मेन क्लाइंट लिस्ट की, अगर मेजर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा अगर देखें तो ऑन पॉइंट ग्रुप जो है वो कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर है। इसके बाद इकोजिनियो है, उसके बाद हार्डी न्यूट्रिशंस है, एलएनटी सर्विसेज है, एलएनटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, शेयर मिस्टर है। उसके बाद अगर देखें तो नाइट ब्रॉडबैंड है, क्यूट येती है, काउंट अबाउट है, निम्बल दीज है, परसिस्टेंट जैसी कंपनी भी आती है। बिग फोर अकाउंटिंग फर्म और प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज भी कंपनी से सर्विसेज ऑलरेडी लेती है। इसके साथ साथ स्मार्ट ईवा जो है वो भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। तो काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पर ऑलरेडी शामिल है। इसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस पार्टनरशिप्स या भागीदारी की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखें तो तो यहाँ पर कंपनी ने सेल्सफोर्स, एडोब, ओडू, ड्यूपल एसोसिएशन के साथ रणनीतिक साझेदारी ऑलरेडी की है। इसके साथ साथ रेड हैट है और उसके साथ साथ अगर देखें तो ओडू जैसी कंपनी है, इनके साथ भी कंपनी ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। आइए आगे बढ़ के जानते हैं कंपनी की टारगेट इंडस्ट्रीज। अगर टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर ले यहाँ पर, तो टारगेट इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कंपनी के रडार पर है, जैसे टेलीकॉम है, हेल्थ केयर है, ई कॉमर्स है, ईआरपी है, एंटरटेनमेंट है, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो है वो ये डोमेन जो है वो कंपनी के टारगेट इंडस्ट्रीज में आते हैं दोस्तों। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कंपनी जो है दोस्तों लगभग 4 से 5 जगहों पर इसके ऑफिसेस मौजूद है। तो इंडिया में पुणे और नोएडा और इंदौर में इसके ऑफिसेस मौजूद है और यूएसएमएस सेंट जोस में भी कंपनी का एक ऑफिस ऑलरेडी मौजूद है। आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के आंकड़े दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हुए ऑल का ऑप्शन, बेल का आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई जानकारी, नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में।
आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर। फाइनेंशियल ओवरव्यू में सबसे पहले देखेंगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लगभग 523 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 441 रुपए की है। 52 वीक का हाई जो है वो 519 का और 52 वीक का लो जो है वो 293 रुपए का है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है वो 23.8 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 30.8 का है। आरओसी की बात करें तो 140% का बेहतरीन आरओसी और 106% का बेहतरीन आरओई दिखा रही है ये कंपनी। इसके ये शेयर बुक वैल्यू अगर देखें इस शेयर के तो 15.3 रुपए की है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, लगभग 3% का डिविडेंड यील्ड है इसका। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो आगे जाके स्प्लिट हो सकता है ये शेयर। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 54.5% की है और सेल्स ग्रोथ जो दिखा रही है वो 73.2% की यहाँ पर है दोस्तों। ईपीएस की बात करें तो 18.6 रुपए का ईपीएस। डेट टू इक्विटी 0 का है दोस्तों, बहुत ही कम डेट है। पियोट्रस की स्कोर बन रहा है 5 का। जी फैक्टर स्कोर काफी अच्छा बन रहा है 7 का और डेटर डेज जो है वो 72 दिनों के है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के Q3 FY 2023 के जो रिजल्ट्स है उसके हाइलाइट्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसमें अगर देखें तो कंपनी का ऑपरेशन से जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें सालाना बेसिस पर 12.20 करोड़ रुपए से बढ़कर 20.50 करोड़ रुपए हो गया है इसका रेवेन्यू। इसमें 68% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर तिमाही की बात करें तो पिछली तिमाही में जहां कंपनी का 18.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था वो अब हो चुका है 20.5 करोड़ रुपए, तो इसमें भी 11% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वृद्धि देखी गई है या फिर बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो सालाना बेसिस पर 57% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है और 3.93 करोड़ जो पिछले साल था कंपनी का पीएटी वो अब हो चुका है 6.13 करोड़। और इसके बाद पिछली तिमाही के मुकाबले जहां 5.97 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो अब हो गया 6.13 करोड़, तो इसमें भी लगभग 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर प्रति शेयर आय या फिर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल की इसी तिमाही में ये 3.39 रुपए की थी जो अब हो चुकी है 5.21 रुपए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों 20.28 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है जो पिछले साल की सेम तिमाही में 11.97 करोड़ रुपए था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.91 करोड़ रुपए पिछले साल की सेम तिमाही में था जो 8.29 करोड़ रुपए हो गया है। एक जरूर चीज हुई है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके परसेंटेज में यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिली है पिछले साल के मुकाबले और पिछली तिमाही के मुकाबले भी इसमें अच्छी खासी कमी देखने को मिली है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5.21 करोड़ रुपए था कंपनी का। पीबीटी दिसंबर 2021 के तिमाही में जो 8.09 करोड़ हो गया था सितंबर 2022 में, यानी कि पिछली तिमाही में, और इस तिमाही में ये रहा है 8.22 करोड़ रुपए का। अगर देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को जो हो चुका है लगभग 6.13 करोड़ रुपए और ईपीएस 3.37 से बढ़कर हो चुका है 5.17। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। FY 2022 के रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे रहे हैं कंपनी के। अगर देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। FY 2018 में जहां कंपनी का रिवेन्यू जो था वो 34 करोड़ रुपए था, फिर FY 19 में ये हो गया 54 करोड़, उसके बाद ये सीधा 101 करोड़, 282 करोड़ और 470 करोड़। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। 5 सालों में 34 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू अगर 470 करोड़ हो जाता है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी जरूर कुछ अच्छा कर रही है दोस्तों। यही नहीं, कंपनी का ईबिटा भी है दोस्तों। ईबिटा में भी देखिए लगभग माफ कीजिएगा 34 मिलियन रुपीस था। ईबिटा जो था 1.3 मिलियन रुपीस था जो अब हो चुका है लगभग 199 मिलियन रुपीस, यानी कि लगभग 19 करोड़ रुपए। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो
FY18 में लगभग 1 मिलियन रुपीस का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो अब हो चुका है 20 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.6 मिलियन से अब हो चुका है ये 15 करोड़ रुपए, 157 मिलियन रुपीस हो चुका है दोस्तों, जो कि पिछले साल के मुकाबले जहां पर 8.94 करोड़ रुपए का या फिर 79.4 मिलियन रुपीस का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, उससे काफी अप हो चुका है यहाँ पर। आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डालेंगे। अगर देखें तो कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व करती है, तो अकेली आईटी एंड सर्विसेज से कंपनी को 51% का रिवेन्यू यहां पर जनरेट होता हुआ देखा गया है दोस्तों। ई गवर्नेंस से होता है 7% का रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद बीएफएसआई से 7%, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से 5%, हेल्थ केयर से होता है कंपनी को 2% का रिवेन्यू जनरेशन, टेलीकॉम सेक्टर एक से बड़ा सेक्टर है, 9% का रिवेन्यू जनरेट करता है, एड्यूटेक से कंपनी को 7% का रिवेन्यू आता है, रिटेल सेक्टर से 5%, मैन्युफैक्चरिंग से 3% और अदर से 4% का रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करके कंपनी 97% का रिवेन्यू जनरेट करती है और प्रोडक्ट्स बेचकर कंपनी 3% का रिवेन्यू जनरेट करती है। आगे बढ़ के रिवेन्यू ब्रेकअप पर फिर से नजर डालेंगे। यहाँ पर है ज्योग्राफी वाइज अगर देखें दिसंबर 2022 के आंकड़े कंपनी के रिवेन्यू में, तो नॉर्थ अमेरिका ऐसी एक अकेली कंट्री है जो 65% का रिवेन्यू कंपनी को प्रोवाइड करती है, बाकी 25% का रिवेन्यू आता है इंडिया से। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज 7% का रिवेन्यू देती है इस कंपनी को और बाकी शेष वर्ल्ड से या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3% का रिवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर हम नजर डालें इसके रिवेन्यू पर, ये दिसंबर 2022 के आंकड़े हैं, तो सेल्स फोर्स से आता है कंपनी का 34% का रिवेन्यू, उसके बाद ओडो से आता है लगभग 13% का रिवेन्यू, बिग डेटा से कंपनी 14% का रिवेन्यू जनरेट करती है, डेवऑप्स से करती है 14%, इसके बाद एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से कंपनी 11% का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, मोबाइल एप्लीकेशन से 6%, क्यूए एंड ऑटोमेशन से कंपनी 4% और उसके बाद ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से कंपनी 4% का रिवेन्यू जनरेट कर रही है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहे इस कंपनी के शेयर में दोस्तों। प्रोमोटर्स की हालांकि हिस्सेदारी काफी अच्छी है, 58.94% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रोमोटर्स की है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.16% की हिस्सेदारी वो रखते हैं और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 41% की यहाँ पर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर हम नजर डालने वाले हैं दोस्तों। अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कंपनी की अगली तिमाही जो है वो काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। इसके बाद अगर देखें तो 5 वर्षों में 277% की CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दिखाई है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है पिछले 5 वर्षों का। 3 साल का ROE फिनोमिनल नंबर है दोस्तों, 111% का ROE दिया है कंपनी ने 3 साल में। अगर लाभांश भुगतान या फिर डिविडेंड पे आउट देखें तो 39.6% का लाभांश भुगतान किया है कंपनी ने और कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है दोस्तों। ये एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है लॉन्ग रन में। अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो निगेटिव पॉइंट में भी अगर देखें स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 27.7 गुना पर कारोबार कर रहा है, तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है इसके हिसाब से ये स्टॉक। लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें दोस्तों तो 3.51% से घटी है, तो प्रमोटर्स लगातार अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। ये एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों यहां पर। इसके साथ साथ मार्च 2021 में अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68% की हिस्सेदारी थी और अब सितंबर 2022 में लगभग 1.5 साल बाद यह घटकर लगभग 59% के आसपास आ चुकी है। तो पिछले मार्च 2021 से लगभग 5 से 6 तिमाहियों में कंपनी की जो प्रमोटर्स है उन्होंने 9% की अपनी हिस्सेदारी बेची है। और इसके साथ साथ कार्यशील पूंजी दिवस या फिर वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 36.1 दिन से बढ़कर 69 दिन हो चुके हैं दोस्तों। तो काफी सारे निगेटिव पॉइंट्स भी है इस शेयर में और तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा रिस्की शेयर जरूर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। ये वही की फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे शेयर की आगे की
जो वैल्यू है या फिर उसकी प्राइस है वो नॉर्मली डिसाइड होती है दोस्तों। अगर इसमें सबसे पहला फैक्टर अगर देखें तो की पार्टनरशिप्स कंपनी के किसके किसके साथ है। सबसे पहले कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है कार्तिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है तो ये आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब सॉल्यूशन, ई कॉमर्स सॉल्यूशन और क्लाउड सॉल्यूशन शामिल है। इसके बाद अगर अगला की पार्टनरशिप अगर अगली सब्सिडरी की बात करें तो FY 2022 में कंपनी ने के सॉल्व्स एलएलसी यूएसए की कुल पूंजी के 100% के बराबर शेयरों का अधिग्रहण किया था दोस्तों। इसके वजह से के सॉल्व्स एलएलसी जो है वो 11 जून 2021 से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप की बात कर ले तो कंपनी, जैसा मैंने पहले भी हाईलाइट किया दोस्तों, कि सेल्सफोर्स, एडोब, ओडू और ड्रूपल एसोसिएशन के साथ कंपनी की रणनीतिक साझेदारी ऑलरेडी है। अब इसके फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो कंपनी का फोकस कहां पर रहने वाला है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। आने वाले वर्षों में कंपनी का ध्यान जो है वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा आदि पर पेशकश अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ाने पर ध्यान रखने वाली है कंपनी, और इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी भी करने वाली है। तो ये इसका फ्यूचर प्लान है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऑनशोर डिलीवरी सेंटर खोलने का लक्ष्य है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि कंपनी एक हाइब्रिड मॉड्यूल पर काम करेगी, जैसे कि ऑनशोर ऑफशोर का हाइब्रिड मॉड्यूल जो होता है वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस से लेकर परसिस्टेंट या फिर जो भी आईटी कंपनीज है वहां पर ऑनशोर डिलीवरी सेंटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है दोस्तों। तो कंपनी उस पर अब भी फोकस करने वाली है, इसको शुरू करने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। अब हमने अभी तक कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया दोस्तों, और देखकर कंपनी को अगर फ्यूचर में अच्छा काम करना है तो इसको थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसके जो निगेटिव पॉइंट्स जो हमने देखे हैं उस पर कंपनी को जरूर काम करना पड़ेगा दोस्तों। फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी एक अच्छा प्लान बना रही है और वहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है जहां पर उसकी ऑलरेडी पहुंच नहीं है, या तो फिर वो साझेदारी बना रही है या फिर वो कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो ऐसी कंपनी जो है जो एक एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ती है वो काफी अच्छी साबित होती है फ्यूचर में, और इसकी झलक इसके आंकड़ों में भी देखी जा सकती है। अगर देखें तो मार्च 2020 का जो इसका प्रॉफिट था वो 1 करोड़ था, मार्च 2021 का हो गया 8 करोड़, और उसके बाद मार्च 2022 में हो गया 15 करोड़। तो लगभग पिछले 2 सालों में 1 करोड़ से लेकर 16 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट इसका हो चुका है, और इसका सेल्स भी लगभग 8 करोड़ से 45 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो काफी शानदार नंबर्स है, काफी शानदार इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रहा है दोस्तों। इस ओवरऑल बीते 2 से 2.5 साल में कंपनी ने काफी शानदार नंबर दिया है और काफी अच्छी से मल्टीबैगर साबित हुई है। साथ ही फेडरल रिजर्व के कड़े कदमों से आईटी इंडस्ट्रीज के शेयर्स वैसे ही डाउन चल रहे हैं, जिसका असर इस पर भी देखा गया, और पिछले कुछ समय से इसमें एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज चलता देखा गया है दोस्तों, ज्यादा उछल नहीं पाया है। एक बार ये निगेटिविटी कम हो जाए, जो कि अब काफी लेवल पर कम हो चुकी है, तो अब ये शेयर आगे जाके एक और ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें अकोमोडेट जरूर करें, क्योंकि ये शेयर काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर इसके ऑफरिंग्स देखें तो सारी की सारी ऑफरिंग्स जो है वो फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। अगर देखें तो मेटावर्स क्या है, मेटावर्स पूरा बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज है तो फ्यूचर काफी अच्छा है, फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा है। बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS सर्विसेज, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है दोस्तों वो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज है, और अगर इस कंपनी के पास सच में उसके एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो आगे जाके ये कंपनी काफी
बड़े पैमाने पर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकती है, उनको हेल्प कर सकती है और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जीत सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। अगर टारगेट प्राइस की बात करना ही चाहते हैं दोस्तों तो अगले एक साल में कम से कम 50% तो ये बढ़ ही जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो कहीं पे जाके 600 की टारगेट लेवल ये अगले एक साल में अचीव कर लेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है दोस्तों। तो ये था दोस्तों के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपको इसके जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में यही रुक रहा हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।